से हुआ। मुद्दा सबसे पहला हम लोग चर्चा करते हैं वो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे मैंने आपको कारण बताए थे, वो है कारण जो हमें मेन हेडिंग में चर्चा की है वो है रूइन ऑफ आर्टिजन्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। अब आप समझ लीजिए एक चीज, बैकग्राउंड ऐसा है कि भारत के अंदर 17वीं 18वीं शताब्दी की जो इंडस्ट्री है वो मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर प्लस कॉटेज इंडस्ट्रीज, इन दोनों का मिक्सचर चलता रहता था, इन दोनों की इंटरडिपेंडेंसी थी और ये दोनों अच्छी तरह से डेवलप हो रहे थे। इसके कारण इंडिया का एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो गया था। 17th-18th सेंचुरी की स्टार्टिंग पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो भारत को सोने की चिड़िया भी कहा करते थे। चिड़िया मिलती होगी यहाँ सोने की, वो मिले तो बताइएगा मुझे, ठीक है, कहीं फॉसिल वॉसिल। ओके, सो बोलते हैं एक इंग्लिश हिस्टोरियन है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यूज्ड टू बी मेड ऑफ वुड और सिल्क relating either to dress of women or furniture of our houses was supplied by Indian trade। एक ऐसी चीज थी, ये यूरोपियन हिस्टोरियन, इंग्लिश हिस्टोरियन है, थॉमस करके है कोई, वो ये चीज बताते हैं कि भारत के अंदर बनी हुई कोई भी लकड़े की या कपड़े की कोई भी चीज होगी वो डायरेक्टली इंग्लैंड को सप्लाई होती थी। इंग्लैंड के अंदर ऑलमोस्ट, जैसे आज है ना चाइना वाला, ये क्लास के अंदर ऑलमोस्ट 50-70% ऑफ द प्रोडक्ट्स आर मेड इन चाइना, इंक्लूडिंग दिस रिमोट, द प्रोजेक्टर, द एलसीडी थिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो वही है कि जैसे 17वीं 18वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूँ, वह यूरोप के अंदर इंडिया के ट्रेड का बहुत बड़ा दबदबा था। अभी ये ट्रेड जो पूरा था वो था हैंडीक्राफ्ट्स के साथ रिलेटेड था, क्योंकि इट वाज मोर ऑफ अ हैंड वर्क। पावरलूम्स नहीं हुआ करते थे, हैंडलूम्स हुआ करते थे, तो वहां से ये पूरा का पूरा ट्रेड डेवलपमेंट था। सो इट वाज मोर ऑफ अ हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री, बट दिस यूज्ड टू गिव अस गुड अमाउंट ऑफ मनी। हमको बहुत अच्छी तरह से ये पैसा कमा के दे रहा था। अब इसके चक्कर के अंदर ही जब यहाँ पे इतने सारे इंडियन गुड्स का यूरोप के अंदर इतना फैलावा हो जाता है, तो आप ये चीज समझ लीजिए कि यूरोप के जो बिजनेसमैन होंगे उनको पसंद आएगा कि भाई भारत से इतनी सारी चीजें आ रही है, दे आर डिस्ट्रॉइंग अवर मार्केट। हम लोग को कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो और भी हम लोग को तबाह कर रही है, क्योंकि इंडियन गुड्स वर फेयरली सुपीरियर। इंग्लैंड के अंदर जो भी लोग थे, तो उनके जो बिजनेसमैन थे उनको ये चीज पसंद नहीं आ रही थी। इसी के चक्कर के अंदर करीबन 1700 के आसपास सरकार एक एक्ट पास करती, वो एक्ट में लिखती है कि दे विल बैन ऑल काइंड ऑफ क्लॉथ, सिल्क, मसलिन, कैलिकोस फ्रॉम इंडिया, पर्शिया एंड चाइना। जो भी डायरेक्टली रेडीमेड जो मैन्युफैक्चर होके आ रहे थे ना भारत से, वो सबके सबको बैन कर देगी। यू सी द इंग्लिश गवर्नमेंट पास्ड एन एक्ट। तो इंडिया की इकोनॉमी कितनी बड़ी होगी कि यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ रही है कि वहां की ब्रिटिश सरकार को एक्ट पास करना पड़ा। ये 1700s का टाइम है, अभी तो इनको आए 100 साल हुए। So within a span of 100 years, the East India Company was making profits. वो स्मगलिंग करता था, लिटरली ऐसा बोला जाता है कि वो स्मगलिंग का काम करता था। When this act was passed, ईस्ट इंडिया कंपनी स्मगलिंग के थ्रू अपना माल बेचता रहता था और इंग्लिश मार्केट के अंदर इंडियन गुड्स की डिमांड वैसी की वैसी ही रहेगी। एक्ट का कुछ ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। बाय 1720 ब्रिटिश गवर्नमेंट एक और एक्ट पास करती है और बोलती है कि हम लोग 5 पाउंड का टैक्स लगाएंगे who wore Indian silk and Indian cloth, and 20 pound of tax on the person who sold it। 20 पाउंड मतलब आज की तारीख में भी कितना, 20 पाउंड मतलब कितना आपका, 5 पाउंड मतलब 500 रुपए हो गया ना। पाउंड कितना चल रहा है, 100 रुपए चल रहा है ना अभी, रफली 90-100। ओके, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 1720s। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2015। You see the impact of the Indian trade and the Indian goods which were finding the market in Britain, कि वहां पे ब्रिटिश सरकार यहाँ पे एक कानून को पास करना पड़ता है उनको, और बोला जाता है कि भाई ये अगर पैसे नहीं, अगर आपने इसका इस्तेमाल किया तो हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। सो इंडियन गुड्स, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स वर हैविंग गुड टाइम, गुड गाला टाइम बाय द टाइम 1700 and 1720, 1750s तक की मैं बात कर रहा हूँ, जब यहाँ पे इन्होंने प्लासी के बाद पूरा का पूरा बंटाधार करना शुरू किया। आपके 1726 के आसपास की बात है, जब फ्रांस के अंदर लुई 11वें या लुई 12वें राजा हुआ करते थे। उन्होंने एक रेगुलेशन पास किया था फ्रांस के अंदर, जहां पे उन्होंने बताया था कि 1-2 बार ये स्मगलिंग करेगा इंडियन गुड्स का या इंडियन क्लॉथ का, तो उसको जेल वेल करेंगे, फाइन वाइन में डालेंगे। तीसरी बार पकड़ा गया तो उसको कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है, उसको लटका दिया जाएगा। यू सी कि इतना हमने इम्पैक्ट किया होगा ब्रिटिश मार्केट को या यूरोपियन मार्केट्स को कि दे यूज्ड टू फियर कि भाई कोई भी आदमी इंडिया के गुड्स को खरीदेगा नहीं, कोई भी आदमी उसको बेचेगा नहीं। अगर स्मगलिंग करके बेच रहा है, तीसरी बार पकड़ा गया तो डायरेक्ट, ठीक है, ऊपर वाले के पास आपको भेज दिया जाएगा। सो दिस वाज द इंडस्ट्री व्हिच वाज the background of the Indian industry which had the good market,
सेकेंडली इंडिया के अंदर का भी जो इंटरनल मार्केट है वो भी बहुत बढ़िया हुआ करता। तो जितने भी आपकी बड़ी बड़ी रियासतें थी, ऑल दी इलीट क्लास पीपल, ये लोग भी हैंडीक्राफ्ट के सामान को अच्छी तरह से बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स थे, आर्टिजन्स थे, उनको अच्छा मार्केट मिल रहा था डोमेस्टिक और इंटरनेशनली दोनों साइड के ऊपर। नाउ यू ट्राई टू सी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का पूरा जो प्रोसेस है वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ कैसे जा रहा है। हाउ डिड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन टुक प्लेस, किस तरह से यहाँ पे भी औद्योगिकरण शुरू हुआ भारत के अंदर, व्हाट वाज द पेस एंड हाउ डिड इट अफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी एंड द इंडियन सोसाइटी। एक है ना कि इकोनॉमी एंड सोसाइटी आर वेरी वेरी मच इंटर रिलेटेड। आर्थिक रूप से कुछ आप यहाँ पे कुछ परिणाम लाने की कोशिश करोगे तो समाज व्यवस्था के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ असर देखने को मिलेगा। इसके लिए तो बोला जाता है कि ग्लोबलाइजेशन इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस। बट यूपीएससी पूछता है कि हाउ इज ग्लोबलाइजेशन इज अफेक्टिंग इंडियन फार्मर्स, हाउ इज ग्लोबलाइजेशन अफेक्टिंग इंडियन वुमेन, इस बार पूछ दिया उसने। हाउ इज ग्लोबलाइजेशन अफेक्टिंग द इंडियन फार्मर्स, हाउ इज ग्लोबलाइजेशन अफेक्टिंग द रिलीजन, धर्म को भी किस तरह से ग्लोबलाइजेशन असर कर सकता है कि नहीं कर सकता। सो देयर कैन बी मेनी ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी फ्रेम्ड। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ। अभी देखिए कि मैंने आपको बताया कि इंडियन जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हुआ करती थी वो हैंडीक्राफ्ट्स की थी। यहाँ पे हैंडमेड जो भी गुड्स चलते रहते थे, आपके जितने भी कॉटन की जो भी थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज है यहाँ अहमदाबाद के अंदर, अच्छा ना पेલું कैलिको मिल ख्याल છે ને બોલે कैलिको मिल ની સ્ટોરી ખ્યાલ છે બધા, कैलिको કેમ કહેવાય છે। આ લોકો અહીંયા આવે ને ત્યારે કેલિકટ ઉતર્યા હતા અને કેલિકટમાં જે કપડું મળતું હતું એને કેલિકો કહેવાતું, એટલે એ લોકોને નામ પડી ગયું। પેલું આપણે છે ને બિસ્કિટ એટલે પાર્લેજી ને ટૂથપેસ્ટ એટલે કોલગેટ હતું, પછી ગમે આપે પણ પહેલા તો એક છાપ પડી ગઈ। સો જે કપડું મળતું હતું આ લોકોએ કેલિકટથી બાય કરીને એક્સપોર્ટ કરવાનું ચાલુ કર્યું, એના પછી એનું નામ એ લોકોએ કેલિકો છે। સો કેલિકો વોઝ અ કાઇન્ડ ઓફ અ કોટન પ્રોડક્ટ, ક્લોથ્સ હતું, કોટનનું જ કપડું હતું, એને કેલિકો કહેવાતું। અમદાવાદમાં એક મિલ પણ હતી કેલિકો મિલ। વી આર વન ઓફ ધી લાર્જેસ્ટ પ્રોડ્યુસર્સ ઓફ ક્લોથ ઇન ધ વર્લ્ડ, સ્ટીલ અમદાવાદ। ઓકે, અમારું અરવિંદ, આશિમા અને આરવી, ઓલ ધીસ they are producing good amount of good quality and good amount of clothes. Okay, we'll come back to this topic. Industries के पीछे की जो स्टोरी है, ये स्टोरी ऐसी है कि इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स आर इंटर रिलेटेड। दूसरा मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री अगर कुछ बनेगा, यहाँ से कॉमर्स एंड ट्रेड का डेवलपमेंट होगा इंडस्ट्रीज के थ्रू, तो आपके मार्केट दो प्रकार के हो सकते हैं। एक है आपका डोमेस्टिक मार्केट और जनरली दूसरा मार्केट जो होता है जिसे कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट। हमने आपको यह भी चीज बताने की कोशिश की अभी तक कि जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हुआ करती थी, दे हैड बोथ द मार्केट्स एंड दे वर वेरी मच इन डिमांड। यहाँ डोमेस्टिकली भी यहाँ पे उनको अच्छा खासा मार्केट मिल रहा था और इंटरनेशनल भी मैंने आपको बताया कि मार्केट के डिमांड बहुत था, तो सरकार को वहां पे 20-20 पाउंड तक का टैक्स लगाना पड़ रहा। अभी हम लोग को जो देखना है वो स्टोरी यहाँ पे यही देखनी है कि ये डोमेस्टिक मार्केट को किस तरह से खत्म किया गया और इंटरनेशनल मार्केट को किस तरह से खत्म किया। मुद्दे की बात के ऊपर पहले यहाँ पे हम लोग थोड़ा इंटरनेशनल साइड की तरफ जाते हैं कि हाउ डिड द इंटरनेशनल मार्केट रिगार्डिंग द इंडियन गुड्स वाज फिनिश्ड। अब आप समझिए एक चीज कि हम लोग 1700-1800 के आसपास की भारत की बात कर रहे हैं और कहानी ऐसी चल रही है कि यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे एक्ट्स पास किए और वही एक्ट्स के चक्कर में इन्होंने भारत के गुड्स को मना किया कि आप इंग्लैंड और यूरोप के बहुत सारे मार्केट्स के अंदर ना घुस पाए। सो उस तरह से इन्होंने एक थोड़ी प्रोएक्टिवनेस दिखाई थी अंग्रेजों ने। अभी इसके बाद भी इंडिया का गुड्स ब्रिटेन में जाना या यूरोप में जाना रुका नहीं। सो बाय 1700 1750-1760 के आसपास की जो पूरी की पूरी पॉलिसी आ जाएगी, जो टाइम आ जाएगा, यहां तक जाते जाते ये लोग एक सीट डिसाइड कर देते हैं कि अब उनके पास पॉलिटिकल पावर आ गया था। 1765 के बाद आ गया था बक्सर के पास, प्लासी के बाद 1750 1760। तो जहां जहां उनके पास पॉलिटिकल पावर था, जो जो एरियाज को लेके, वहां वहां उन्होंने बोला कि यहां से तो हम लोग कुछ भी हो जाए एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे। यहां से जो फिनिश गुड्स बन के जो इंग्लैंड जा रहा था ना, वो एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे। तो एक पॉलिसी इन्होंने डेवलप की जिसे कहते हैं यूनिलैटरल फ्री ट्रेड पॉलिसी, एक तरफीय मुक्त व्यापार की नीति। मुक्त व्यापार आपको पता चलता है ना सबको, फ्री ट्रेड। ओके, जीरो टैक्सेस, जीरो कस्टम ड्यूटीज। छोटे दीवार टूटती क्यों नहीं, इंडिया पाकिस्तान के बीच में आज नहीं तो कल टूट जाएगी, ठीक है, तो आपका व्यापार बहुत बढ़ जाएगा, तो बॉर्डर सब हट जाएगी जैसे यूरोप के अंदर हुआ। दिस इज द रियलिटी।
Two countries which had fought the most horrendous world wars are like no partners in crime and partners in rhyme. Germany and France. बोला जाता था कि the German chancellor is suffering from Frenchophobia. बोले उसको जैसे है ना, India is suffering from Pacophobia and Pakistan is suffering from Indophobia. बोले कुछ भी हो जाता है, ये उंगली इस तरफ ही करते रहते हैं. आज तो दोनों ठीक है, दोस्त बन के घूमते रहते हैं, कभी पेरिस में कभी बर्लिन के अंदर. स्टोरी यही है कि ट्रेड को लेके भी ये पूरा का पूरा मुद्दा चलता रहता है. ट्रेड के अंदर जो नीति थी, जिसे कहते हैं हम लोग यूनिलेटरल फ्री ट्रेड पॉलिसी या एक तरफे मुक्त व्यापार की नीति. मुक्त व्यापार का मतलब कि आपके बीच में ट्रेड बैरियर्स नहीं होंगे. ट्रेड को लेके, आपकी व्यापार को लेके जहां पे भी बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है उसको हटा दिया. अंग्रेजों ने क्या किया कि इन्होंने एक नीति का डेवलपमेंट किया, एक पॉलिसी का डेवलपमेंट किया जिसे कहते हैं यूनिलेटरल फ्री ट्रेड पॉलिसी. यूनिलेटरल मतलब एक तरफिया. एक तरफिया का मतलब ऐसा होता था कि ब्रिटेन से कोई सामान जो इंडस्ट्रियली, यहाँ पे उन्होंने जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था ब्रिटेन के अंदर 1800 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद और डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहां से जो मशीन के द्वारा जो बनाया गया जो सामान था वो भारत के अंदर बेचा जाएगा. अभी यहाँ पे इनके पास कलकत्ता और इसके जो भी इर्द गिर्द के जितने भी बंदरगाह थे उनके ऊपर उनका एक राजकीय कंट्रोल हुआ करता था. तो उन्होंने ये जितने भी गुड्स है उसके ऊपर बोल दिया कि हम लोग टैक्स नहीं लगाएंगे. क्यों? क्योंकि ये हमारे खुद के सामान है ना. ब्रिटेन में खुद बन के आ रहा था तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे. लगाया तो 2 से 4% का लगा दिया, खाली नाम से, जस्ट फॉर द नेम से. इनको लगा कि खाली टैक्स लगा दो, ऑन पेपर दिखा. जब इनके पास पॉलिटिकल कंट्रोल यहाँ बंगाल के अंदर था और दूसरे और भी प्रांतों के अंदर था, तो इन्होंने डिसाइड कर दिया कि भारत से जो भी सामान बेचा जाएगा इंग्लैंड के अंदर या यूरोप के अंदर, उसके ऊपर हम लोग कस्टम ड्यूटी लगाएंगे 300%, 400%, 500%. यू सी कि बाय 1700s इन्होंने एक्ट पास करने की कोशिश की. एक्ट के द्वारा इंडियन गुड्स की डिमांड कम करने की कोशिश की, बट दैट कुड नॉट टुक प्लेस, दैट कुड नॉट हैपन. वो नहीं हो पाया. और इसी के कारण इनको लगा कि हम लोग अब डायरेक्टली कुछ ना कुछ हरकत करनी पड़ेगी. और यही हरकत के कारण इन्होंने भारत के जो भी गुड्स से, भारत का जो भी सामान था, उसकी डिमांड कम करने के लिए उसके ऊपर टैक्स लगा दिया. अब क्या होगा कि भारत से एक छोटे सी कपड़ा, एक छोटा सा रुमाल बन के गया, वो 10 रुपए का था और उसके ऊपर आपने 300% टैक्स लगा दिया. तो वो इनकम्पिटिटिव होगा कि कम्पिटिटिव रहेगा? सिंपल चीज है, इट विल बिकम इनकम्पिटिटिव. सो इंडियन गुड्स की जो डिमांड थी, जो ब्रिटेन के अंदर थी या यूरोप के अंदर थी, उसको तोड़ा गया. और सरकार ने बोला कि हम लोग टैक्स लगा रहे हैं क्योंकि वी आर फॉलोइंग अ प्रोटेक्टिव टैरिफ पॉलिसी. अगर आप WTO देखोगे आज की तारीख के अंदर, तो यही ऐसे ही उठपटांग शब्द उसके इस्तेमाल किए गए हैं. इसके लिए उसको बोला जाता है कि ये न्यू कॉलोनियलिज्म की आइडियोलॉजी को दिखाने वाला पूरी की पूरी संगठन है. ओके, सो बोला है सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि वी आर फॉलोइंग अ प्रोटेक्टिव टैरिफ पॉलिसी, और हमारे ब्रिटेन के गुड्स को और बढ़ावा मिल पाए इसके लिए आपके सामान के ऊपर हम लोग टैक्स लगा रहे हैं. उस टाइम तो WTO था नहीं कि आप उसके डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के ऊपर चले जाओ, वरना इंडिया के कोई प्रिंसली स्टेट वाले चले जाते हैं कि माई बाप, इंग्लैंड ने हमारे ऊपर इलीगल टैक्स लगा दिया है. और शायद डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म एक तटस्थ और न्यायपूर्ण संस्था होती तो इंडिया के फेवर में भी कुछ अच्छा कुछ डिसीजन दे पाएगा. अभी भी एक चल रहा है वो सोलार पैनल वाला, आप देखते रहिएगा, US वाला. ठीक है, यही पूरा का पूरा मुद्दा है. अब आप देखिए कि इंडिया के गुड्स को इनकम्पिटिटिव बना दिया गया ब्रिटेन के मार्केट के अंदर. दूसरा, इन्होंने एक चीज पूरी की पूरी यहाँ पे डेवलप की कि ब्रिटिश गुड्स को इंडिया पे कैसे लाया जाए. वो ब्रिटिश गुड्स का यहाँ पे इंडिया के अंदर एंट्री होता है कब से? 1813 का चार्टर एक्ट याद करिए आप. द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 abolished the monopoly of the ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो अभी तक तो पूरा पूरा उसको अधिकार दिया गया था खाली व्यापार को लेके, उसे खत्म कर दिया जाता. सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि एक तरफ से भारत का जो सामान जो इंग्लैंड के अंदर बेचा जा रहा था उसके ऊपर टैक्स लगा दो, और टैक्स लगाने के कारण जो ब्रिटिश गुड्स थे, जो इंडियन गुड्स थे, वो इनकम्पिटिटिव हो गए क्योंकि वो बहुत कॉस्टली हो गए, बहुत ही महंगे हो गए. साथों साथ ब्रिटिश गुड्स को जब इंडिया के अंदर एंट्री लानी थी तो उसके पीछे एक एक्ट पास कर दिया जिसका नाम था चार्टर एक्ट ऑफ 1813. चाय और चाइना को छोड़ के ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई थी. एक मुद्दा आपको समझ में आ रहा है अभी तक जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो यही है कि किस तरह से सामान की आवागमन को रोका गया, इंडिया की सामान की आवागमन को, ब्रिटेन की सामान जितना भी था उसको एंट्री मिल गई. अब मुद्दा दूसरा ये आ रहा था कि इन्होंने सामान तो भेज दिया भारत के अंदर,
पर उसके लिए मार्केट कहाँ है भाई साहब? આપણે લોકો તો માખણ ખાતા ને ભાઈ બટર ખવડાવવા માટે માર્કેટ તો ડેવલપ કરવું પડે. મેં કીધું ને કે વડાપાઉં ખાતા ને વડાપાઉંથી બર્ગર ની ખાવા માટે ને આખું માર્કેટ ડેવલપ કરવું પડે. ये मार्केट कैसे डेवलप कराया जाएगा? तो मार्केट को लेके इन्होंने सोचा कि हम लोग को यहाँ पे इंडिया की सोसाइटी को एंग्लिसाइज करना, और इसी के चक्कर में इन्होंने जो कॉलोनियलिज्म का इसका ही एक इंटरनल एस्पेक्ट था, और इन्होंने यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षण की जो शुरुआत थी ना. सो हाउ डिड द इंडियन कॉलोनियलिज्म, हाउ डिड द कॉलोनियलिज्म अफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी, और किस तरह से इसकी शुरुआत हो रही है, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसके अंदर ही हम लोग जा रहे हैं कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ. अब आप समझिए कि जो इंटरनेशनल मार्केट था, हमारे जितने भी हैंडीक्राफ्ट, जो आपके जितने भी वीवर्स लोग थे, जो हैंडलूम कम्युनिटी को चलाने वाले लोग थे, जो हस्तशिल्पी की कारीगर थे, उन सब का मार्केट इंटरनेशनल तो खत्म हो रहा था. साथों साथ एक मुद्दा यहाँ पे हो रहा था, वो था कि भाई साहब चलो इंटरनेशनल मार्केट तो खत्म हो गया, पर मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक मार्केट भी बढ़िया था कि नहीं था? बड़े बड़े राजे रजवाड़े खरीदा करते थे इनसे. ऑल दिस हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स इवन इन एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम्स, इनको पेट्रोनाइज करने वाला एक ही क्लास हुआ करता था, वो था रूलिंग क्लास, ये एलीट सोसाइटी. आज की तारीख के अंदर भी हैंडीक्राफ्ट लोगे आप कोई भी चीज, तो इट वुड बी कॉस्टलियर देन द मशीन मेड गुड्स. सिंपल चीज है, क्योंकि उसमें हैंडवर्क, उसमें टाइम, प्रिसीजन, ये सब बहुत जाता है. कारीगरी, उसमें टैलेंट भी होता है. मशीन के अंदर R&D का टैलेंट अलग होता है. यहाँ पे तो एक हर एक चीज, हर एक इंसान उसको, जैसे स्कल्पचर होगा तो वो आराम से उसको स्कल्प करता रहेगा. अभी यहाँ पे कहानी रुक जाती है आपकी कि डोमेस्टिक मार्केट को किस तरह से खत्म किया गया. डोमेस्टिक मार्केट को खत्म करने के पीछे इन्होंने सोचा कि हम लोग इंडिया के पूरे की पूरी जो आवाम है, यहाँ पे इंडिया की जो लोग है, उसको एंग्लिसाइज कर देते, उनको अंग्रेज बना देंगे तो कैसा होगा. बोले व्हाट एन आइडिया सर जी. भारत के लोगों को अंग्रेज बनाया गया, उसके पीछे ही उसकी चाल के अंतर्गत उन्होंने यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत की. वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया was the colonial aspect. हमने देखा था ना कि किस तरह से इनकी क्या सोच थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, कि इफ वी विल टीच दिस पीपल इंग्लिश, दे विल बी ट्रूली डिस्पोज टुवर्ड्स ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल के विरुद्ध में ये कुछ बोलेंगे, कहेंगे नहीं. साथों साथ दे कैन ऑल्सो एक्ट एज अ कंज्यूमर बेस. यहाँ पे आपको एक पूरा का पूरा जो डिमांड खड़ी करने वाला जो बेस होगा, वो भारत के ही लोग होंगे. इसके लिए उसको सिखाए. सो ऑन वन हैंड द इंडियन मार्केट और द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, जो थोड़ा बहुत प्रोड्यूस कर रही थी, उनकी इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखे हुए इंटरनेशनल मार्केट उनके लिए रोका गया. साथों साथ यहाँ का जो डोमेस्टिक मार्केट था, जो डिमांड चलती आ रही थी, जो यहाँ के ट्रेडिशनल रूलिंग क्लास थी, उनको एंग्लिसाइज कराया गया. अभी ये तो मैंने आपको बताया कि ये तो छोटा सा सेक्शन था जो एंग्लिसाइज हो रहा था. बाकी इनको जो मेन पेट्रोनाइज करने वाले जो लोग थे, वो लोग थे राजे रजवाड़े. मैंने बताया ना कि अगर आप पुरानी मूवीज या बहुत सारी देखोगे, उसके अंदर होता है कि आप कोई स्मार्ट हैंडीक्राफ्ट या आपके अंदर कोई भी टैलेंट होगा, तो राजा आएगा और राजा की आपको दरबार के अंदर आपको कुछ पेश करना है कि राजा जी मैं ये आपके लिए ये बना के लेके आया हूँ. तो कुछ सीट होगी, कोई सोफा होगा, कुछ म्यूजिक होगा, आप कोई भी म्यूजिशियन होगे, कोई पेंटर होगे, तो राजा खुश हो जाएगा, तकलिया रखे 2-4 सोने चांदी के मोहर वोहर दे देगा और आपको बोल देगा कि इसको मेरे दरबार में एक जगह दे दो. तो इस तरह की यहाँ की पूरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री चलती थी. जो लोकल किंग्स, यहाँ पे जितने भी इलीट क्लास के सोसाइटी थे ना, उसको पेट्रोनाइज करने वाले लोग. अब हुआ क्या कि यहाँ के जितने भी लोकल किंग्स थे, उनको खत्म कर दिया गया. इफ यू सी पोस्ट 1813 एंड समवेयर अराउंड 1850s, यहाँ पे कंटिन्यूअस एनेक्सेशन होता है. डेलहाउसी के टाइम तक आते आते, अगर आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री एक ओवरव्यू आपने लिया होगा, तो एक चीज हमको जानने को मिलती है कि डेलहाउसी आता है और यहाँ पे सबके सब स्टेट्स का विलय करेगा. अब आप समझिए कि इनकी जो लोकल डिमांड करने वाले जो लोग थे, द पीपल हु यूज्ड टू डिमांड दिस हैंडीक्राफ्ट्स, उनका तो खुद अस्तित्व ही नहीं रहा. लगान के राजा जी आप याद करिए, वो खुद पेंशन के ऊपर जी रहे थे. हाउ कुड ही बीन एबल टू एम्प्लॉय दिस हैंडीक्राफ्ट वर्कर. सो एक तीर से दो निशान मारने की कोशिश की गई. इंटरनेशनल मार्केट को खत्म कर दिया गया, कस्टम्स, ड्यूटीज एंड टैरिफ बैरियर्स लगा के. साथों साथ यहाँ का जितना भी आपकी लोकल डिमांड थी, लोकल डिमांड के अंदर दो लोग हुआ करते थे. एक मैंने बताया राजा जी, और दूसरे पढ़े लिखे इंडियंस. पढ़े लिखे इंडियंस को आपने एंग्लिसाइज कर दिया, तो उनको लगा कि ये माखन खाने से कुछ होगा नहीं, हमको बटर खाना चाहिए. सो दे वेंट ऑन गोइंग टुवर्ड्स द ईटिंग ऑफ बटर एंड अदर प्रोडक्ट्स. सो यहाँ पे जो डिमांड थोड़ी बहुत हो रही थी हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स की, उसको भी खत्म कर दिया जाता है. ओके, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हाउ डिड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट. इसके बाद इसके इम्पैक्ट को देखने की कोशिश करेंगे.
चीप एंड मशीन मेड इंपोर्ट्स फ्लडेड द इंडियन मार्केट आफ्टर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 का जो चार्टर एक्ट था, उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मशीन मेड बहुत ही सस्ते, क्योंकि मशीन के अंदर बनते हैं, सस्ते बनेंगे। चाइना का प्रोडक्ट है ना, सस्ता ही है ना, कंपेयर टू दिस यू बाय अ मोबाइल ऑफ चाइना, वो एकदम वो ट्रेडिशनल चाइना, मेड इन चाइना वाला, तो 2-5 हजार में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ एंड्रॉइड बेस लेने जाओगे तो 15,000 रुपये होगा। मतलब ચાલો થઈ ગયો છે બધું, 250 વાળો આવ્યો હતો ને હમણાં, કોઈ મેસેજ મોકલ્યો મને કે હવે કે લગનમાં કે ચાલુ કરવાની જરૂર નહીં પડે, કે સીધો એક મોબાઈલ જ આપી દેવાનો 251। બટ જોતા રહેજો તમે, આ બધી પ્રોડક્ટ આવતી રહેશે। ઓકે, સો ચીપ એન્ડ મશીન મેડ ઇમ્પોર્ટ્સ फ्लडेड द इंडियन मार्केट आफ्टर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड द ब्रिटिशर्स फॉलोड द पॉलिसी जिसे कहते हैं यूनिलेटरल फ्री ट्रेड पॉलिसी। एक तरफी मुक्त व्यापार की नीति जो हमने अभी तक चर्चा की है, ये मुक्त व्यापार की नीति के तहत इंडियन गुड्स के ऊपर बहुत सारा टैक्स लगाया जाता और ब्रिटिश गुड्स के ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। साथों साथ यहाँ पे इनके पास जब पॉलिटिकल कंट्रोल आ जाता है अंग्रेजों के हाथ में, तो दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज एज वेल एज दी मार्केट। यहाँ पे जितने भी आपके स्रोत थे, जितने भी आपके इनकम्स ऑफ प्रोडक्शन थे, आपके जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे, वो सब के सब अंग्रेज हमारे हाथ से ले लेंगे। यहाँ पे कुछ मार्केट से, यहाँ से कुछ रिसोर्सेज लेके जाएंगे, इंग्लैंड के अंदर प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस करने के बाद वही का वही इंडिया के मार्केट के अंदर बेचा जाएगा। तो एक पूरी की पूरी एक ट्रेंड के तहत इंडिया की इंडस्ट्रीज को खत्म किया जा रहा था। आफ्टर दी 1820s द यूरोपियन मार्केट्स वर वर्चुअली क्लोज टू इंडियन एक्सपोर्ट्स। यहाँ पे ऑल पॉलिटिकल बिल आ गया, तो यहाँ पे इन्होंने मार्केट बंद कर दिया। साथों साथ यहाँ पे इन्होंने भारत के अंदर रेलवेज का डेवलपमेंट किया 1850s के आसपास। दिस रेलवे नेटवर्क हेल्प द यूरोपियन प्रोडक्ट्स टू रीच द रिमोटेस्ट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। यू सी, ब्रिटिशर्स ये बोलते हैं कि हमने यहाँ पे रेलवे लगा के भारत का विकास किया। आज के क्लास के अंदर या नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे कि डिड द रेलवेज एक्चुअली बेनिफिटेड इंडिया, काइंड ऑफ। थोड़ा बहुत इन्होंने 2-3 मुद्दे हमको लिखने पड़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि 1-2 मुद्दों के ऊपर हमको सहायता इसने की है। बट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखोगे तो यहाँ पे हमको बेनिफिट नहीं हो रहा था, हमारा सबसे ज्यादा शोषण ही किया गया। क्यों? क्योंकि रेलवे क्या करता, अगर रेलवे का इन्होंने डेवलपमेंट किया तो इंटीरियर पार्ट से लेके पोर्ट्स का डेवलपमेंट किया, सो दैट द रॉ मटेरियल कैन बी सोर्स्ड। आपका जितना भी सोर्सिंग होगा, जो रॉ मटेरियल होंगे, उसको डायरेक्ट पोर्ट के थ्रू आपको रास्ता मिल जाए। साथों साथ ये रेलवे मार्केट जो दूर दूर के कोने में जाती थी, वो प्रोडक्ट्स लेके भी जाती थी जो ब्रिटेन के ऊपर बनते थे, वहां से इंडिया के बंदरगाह के ऊपर आते थे और वहां से रेलवेज इंटीरियर पार्ट्स के ऊपर। The Indian products found it more and more difficult to penetrate the European markets. The loss of traditional livelihood was not accompanied by a process of industrialization. ये चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, आपका जो पूरा का पूरा मुद्दा चलता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का। हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से हुआ। उसके पीछे हमने देखा कि डोमेस्टिक एंड जो आपका इंटरनेशनल दोनों मार्केट, यहाँ पे हमारे जो आर्टिजन्स थे उनका मार्केट खत्म हो गया। बट आपने क्या किया कि अगर आपको ये खत्म ही करना था तो भारत के अंदर इंडस्ट्रीज बना देते, वो इन्होंने नहीं बनाई। नहीं बनाने के पीछे ही ये पूरा का पूरा मुद्दा आपको अफेक्ट करता रहता है। एज अ रिजल्ट द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया टुक प्लेस। यहाँ पे भी औद्योगिकरण क्यों हुआ? इंडस्ट्रीज ऐसी बड़ी वाली इंडस्ट्रीज नहीं हुआ करती थी जैसे आपके बड़े बड़े मशीनरी प्लांट्स या ऑटोमोबाइल प्लांट्स हुआ करते थे। बट मैंने आपको बताया कि वो इंडस्ट्रीज की बहुत ही सिग्निफिकेंट वैल्यू थी इंडियन इकोनॉमी को लेके, और इसका पूरा का पूरा तोड़ना। The Indian artisans and the handicraftsmen were already feeling the crunch of the loss of patronage by princes and the nobility. मैंने बताया आपको कि यहाँ पे ऑलरेडी जो इंडियन ट्रेडिशनल रूलिंग क्लास था उसको अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था। ये वही लोग थे जो ये हैंडीक्राफ्ट वर्कर से सामान खरीदा करते थे। एंड एज अ रिजल्ट जो नया क्लास उभर के आ रहा है, दे वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू वेस्टर्न टेस्ट एंड वैल्यू। बोले पौवा नहीं पीऊंगा, स्कॉच पीऊंगा, अब से खत्म हो गया। ठीक है, पौवा वाले जो भी बनाने वाले लोग थे, तो इनकी जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री चलती थी उसको खत्म कर दिया गया। ऊपर से आपको सिखा दिया जाता है कि आप जो सामान यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स के द्वारा जो बनाया हुआ कंज्यूम कर रहे हो वो इंफीरियर क्वालिटी है। भी मशीन मेड गुड्स एंड हैंडमेड गुड्स के बीच में वो तो अंतर रहेगा ही। एनीथिंग दैट इज मशीन मेड उसका फिनिशिंग बहुत अच्छा होगा, कभी कभी आपको टेक्सचर और क्वालिटी को लेके कभी आपको अच्छा मिल जाएगा, हैंडमेड में आपको थोड़ा बहुत दिखेगा। ऐसे कपड़ा ले लो, so if you see a machine made linen product and the खादी प्रोडक्ट जो चरखे के ऊपर बना है, उसमें जमीन आसमान का आपको अंतर दिखता है। उसका रीजन यही है। तो बहुत सारे लोगों को जो एंग्लिसाइज कर दिया गया था, इनको यही लगा कि ये मशीन का सामान बहुत ही अव्वल नंबर का है,
और हमारा जो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल लोग बनाने वाले लोग थे, उनका सामान बहुत ही घटिया क्वालिटी का है। और इसी ये घटिया क्वालिटी के नाते जो पूरी की पूरी डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल दोनों जो मार्केट थे, यहाँ पे जो पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज अच्छी तरह से इसका जो विकास हो रहा था उसको तोड़ दिया गया, उसको बंद करा दिया गया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस कैसे हुआ वो अब देखिए कि इंडस्ट्रीज कहाँ पे होती है जनरली। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री कहाँ होगी? रॉ मटेरियल्स, और उसके आजू बाजू में अर्बन सेंटर्स भी होते हैं, मार्केट होता रहता है, अर्बन सेंटर्स भी होते हैं। सिंपल चीज है। तो यहाँ पे जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ना, तो साथों साथ एक प्रोसेस चलता है जिसे कहते हैं डी अर्बनाइजेशन। दिस प्रोसेस इज स्टिल फॉलोड इन कंटेम्पररी वर्ल्ड। अगर अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में डेट्रॉइट नाम की एक जगह है, that used to be the automobile hub of the world as well as North America। दुनिया का भी बोला जाता है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और उसको बोलते थे ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स। हुआ ये है कि पोस्ट 2008 जब वहां पे पूरा का पूरा ये ड्यू टू दिस रिसेशन और ये सब पूरे के पूरे जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, उसके कारण उनकी ऑटो इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फटकार पड़ा। अभी वहां पे इतनी सारी जनरल मोटर्स, फोर्ड एंड टोयोटास और दुनिया की हर एक सबसे बड़ी से बड़ी ब्रांड, उनकी वहां पे कोई ना कोई छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हुआ करती। अभी स्टोरी ये है कि मैंने बताया कि इंडस्ट्रीज एक होती है, उसके इर्द गिर्द उसके एंसिलरी यूनिट्स भी बनते रहते हैं। एक टायर सप्लाई करने वाला होगा, एक नट बोल्ट सप्लाई करने वाला होगा, एक कुछ और भी मटेरियल सप्लाई करने वाला, सीट का कोई मटेरियल सप्लाई करने वाला, कोई ना कोई इंडस्ट्री उसकी इर्द गिर्द डेवलप। सो एज ए रिजल्ट एक इंडस्ट्री के ऊपर 1000 लोग डायरेक्टली उसके ऊपर एम्प्लॉयड हो गए, तो हो सकता है कि 5000 लोग इनडायरेक्टली उसके ऊपर डिपेंडेंट। ऑल दिस पीपल विल बी लिविंग इन एंड अराउंड द इंडस्ट्रियल एरियाज। और वहां पे आपके एक सिटी जैसा, एक टाउन जैसा जनरली होता है। जनरली इंडस्ट्रीज सिटी के इर्द गिर्द ही बनती है। अहमदाबाद इज द फाइनेस्ट एग्जांपल कि आप पेरिफेरी को देख लोगे तो आपको हर एक जगह के ऊपर जीआईडीसी एरियाज देखने को मिलते। अभी हुआ ये डेट्रॉइट के अंदर भी ऐसा हुआ कि यहाँ पे आपकी जो ऑटो इंडस्ट्री थी, जो बूम के ऊपर थी, वहां पे पूरा का पूरा स्लो डाउन के कारण आपकी डिमांड कम हो गई। जैसे डिमांड कम हुई तो आपकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज और प्रोडक्शन यूनिट करने वाले जो ओनर्स थे, उनको लगा कि यार डिमांड कम हो रही है, हमको आदमी इतने सारे रख के क्या करोगे। तो दे स्टार्टेड लेइंग ऑफ दिस पर्सन्स हु आर एम्प्लॉयड विद डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो उनको फायर करने लग गए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आदमी जा रहा है। अभी हुआ ये कि अमेरिका के अंदर जो पूरी की पूरी जो सिस्टम है, उनकी मॉर्गेज बेस्ड इकोनॉमी बोलते हैं कि कोई ना कोई आदमी ने लोन तो लिया ही होता है। तो मेजोरिटी ऑफ द हाउसेस पर जो कोई ना कोई कोलेट्रल के अंदर इन्होंने लोन्स के अंदर इन्होंने मॉर्गेज कराए हुए थे, या हाउस के ऊपर भी लोन लिया हुआ था। अभी ये जो इंसान था, इसको नौकरी से हटा दिया गया, तो ही वॉज नॉट एबल टू पे ऑफ हिज ओन लोन। तो बैंक ने आके दरवाजे को, उसके घर को सील कर दिया। ऐसे 2, 5, 10, 15, 50 हजार, 1 लाख आदमियों को सील करा गया। ऐसे दरवाजे उनके घर को सील करा दिया गया। दे वर नॉट हैविंग देयर जॉब्स। और इसी के कारण उनको लगा कि अब रह के हम लोग क्या करेंगे ये शहर के अंदर, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। सो दे स्टार्टेड लिविंग द सिटी। डेट्रॉइट got converted into a ghost city। वो भूतिया शहर बन जाता है। एक टाइम के ऊपर जो सिटी की पॉपुलेशन थी उससे आधी हो जाती है, क्राइम रेट इंक्रीजेस। द सेम थिंग हैपेंड विथ रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्रीज इन इंडिया। आई एम टॉकिंग अबाउट 18th सेंचुरी। जब अंग्रेज यहाँ पे आते हैं, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ की इंडस्ट्रीज को एक पद्धति से और एक प्रोसेस के तौर के ऊपर उसको खत्म कर दिया। अभी उसको खत्म किया तो उसकी इंपैक्ट हम लोग देख रहे हैं, और उसका प्रोसेस किस तरह से हुआ कि जैसे इंडस्ट्रीज को खत्म किया कि ऑल दी आर्टिजन्स एंड द हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स, ये जो हस्तशिल्प के जितने भी कारीगर लोग थे, जो अच्छी अच्छी चीजें बनाया करते थे, उनके पास कोई काम धंधा रहा नहीं। सो उनको लगा कि हमको अभी शहर में रह के क्या करना है। क्यों? क्योंकि आपके सिटीज के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होगा वो महंगा होगा। सो एज ए रिजल्ट दे स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स द विलेज एरिया। तो यहाँ आपके जो रास्ते थे उसकी जगह फिर से आपके घास पूरे के पूरे बिछाने की कोशिश हो रही है। एंड द प्रोसेस ऑफ रूरलाइजेशन स्टार्टेड, जिसे डी अर्बनाइजेशन। अब आप ये चीज समझ लीजिए कि ये लोग गांव में जाएगा। जैसे मैंने बताया कि मिस्टर छगन थे, मिस्टर छगन अच्छा कारीगरी करते थे। अभी छगन के राजा जी जो थे, जिनके दरबार के अंदर वो कारीगरी बना के कुछ राजा को बना के देते थे, अभी राजा खुद पेंशन के ऊपर जी रहा है। राजा तो सब्सिडरी अलाय बना के बाद डलहौजी तक आते आते उसको एनेक्स कर दिया। तो राजा बोला मैं नाम का राजा, अभी मैं कुछ हूं ही नहीं। छगन के पास जो उसका इंपॉर्टेंट जो बाहर का मार्केट था वो भी नहीं रहा। वो बोलेगा अब सिटी में रह के करूँ क्या? तो ठीक है, मेरा गांव मेरा देश, तो चल जाता है गांव के अंदर भाई साहब। अभी हुआ ये कि गांव के अंदर जाएगा, इसका जो ट्रेडिशनल आर्ट, जो इसके पास जो नॉलेज है, वो काम में आएगा, उसको गांव में नहीं आएगा। सो वो क्या करेगा?
वो क्या करेगा? he'll start the practice of agriculture, और वो यहाँ से पूरा का पूरा प्रोसेस शुरू होता है जिसे कहते हैं पीजेंटाइजेशन। यू सी कि ये भाई साहब जो सिटी के अंदर रहता था, इंडस्ट्री उसकी अच्छी खासी चलती रहती थी, अपना एक पूरा का पूरा एक डेवलप मार्केट था, उसको तोड़ा कैसे गया? सो विद इन स्पैन ऑफ 20, 30, 40 ईयर्स कि वो उसका पूरी की पूरी डिमांड खत्म कर दी गई। वो शहर में नहीं रह पाएगा, उसकी जगह वो गांव में आएगा, और गांव में उसके पास जमीन थोड़ी होगी, हर एक आदमी के पास गांव के अंदर जमीन होती ऐसा लाजमी है। He ultimately got converted into a landless labor. You see the impact of the British revenue policies. Land revenue policy के अंदर हमने देखा ना, रैयतवारी क्या था, जमींदारी सेटलमेंट क्या था। अगर आप पैसे नहीं दे पाओगे तो आपको अपनी जमीन से हकाल दिया जाएगा। हकालने के बाद आप अपनी जमीन के ऊपर किराएदार के तौर के ऊपर रखा जा सकता। तो वो खुद की अपनी जमीन के ऊपर क्या हो गया था? लैंडलेस लेबर। दूसरा, यहाँ पे जो सिटी के अंदर रहने वाला लोग था, वो भी क्या हो रहा है? ही इज एंडिंग अप एज अ लैंडलेस लेबर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि किस तरह से यहाँ पे जो सिटी के अंदर रहने वाला इंसान या गांव के अंदर रहने वाला इंसान, वो दोनों घूम फिर के साइकिल घूमती और साइकिल यहाँ पे अटक जाती है, वो है लैंडलेस लेबर। तो एग्रीकल्चर के अंदर रहने वाला इंसान हो या इंडस्ट्री के अंदर जो उस टाइम के अंदर काम करने वाला इंसान था, विद इन अ स्पैन ऑफ 20, 30, 40 ईयर्स यू विल सी कि ब्रिटिश रूल उनको एक बिना जमीन का मजदूर बना देता। क्यों? क्योंकि जमीन तो उनसे छीन ली गई थी। ये तो शहर में रहने वाला इंसान था, इसके पास ऐसे भी जमीन नहीं थी, फिर से ही गॉट कन्वर्टेड। यहाँ पे ये इसके पास जो खेती करने वाला इंसान था, इसके पास जमीन थी, फिर भी कुछ काम में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ऐसी पॉलिसीज से उसको हकाल दिया गया खुद की जमीन से। उसमें भी आपको ये चीज देखिए कि ये जो इंडस्ट्री वाले लोग थे, जो सिटी के अंदर थोड़ा बहुत हैंडीक्राफ्ट जानते थे, दिस लॉस ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्टमैनशिप, दिस रिजल्टेड इनटू कल्चरल लॉस। ये बहुत मैटर करता है ना। अगर आप यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट थोड़ा बहुत जानते हैं तो उसके अंदर आपको ये चीज देखने को मिलती रहती है। ये चीज वो है कि आपके यहाँ पे टेंजिबल एंड इनटेंजिबल लिस्ट उसने बुरा का बुरा बनाया। टेंजिबल हेरिटेज के अंदर आपकी करीबन 32 प्रॉपर्टीज है, इंक्लूडिंग द नेशनल पार्क्स एंड आपकी जो ओल्ड ओल्ड मॉन्यूमेंट्स। इंटेंजिबल के अंदर ये सब कल्चरल फॉर्म्स, डांस फॉर्म्स है, फिर आपके वैदिक चैंटिंग लिस्ट है, साथों साथ यहाँ पे ट्रेडिशनल जो आपके हैंडीक्राफ्ट या आपकी जो आर्टिजन वर्क्स है ना, उसको भी हम लोग कंजर्व करने की कोशिश करें। हो सकता है कि जब अंग्रेज यहाँ पे आए और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो डिइंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के तौर के ऊपर जब गांव में आके सेटल हो जाते हैं, तो एक जनरेशन तो उनको आर्ट पता होगा कि ये आर्ट ऐसे होता है, बट विद इन स्पैन ऑफ नेक्स्ट 50 ईयर्स they could not inherit their own talent to their next generation, और इसके कारण यहाँ पूरा का पूरा कल्चरल लॉस हुआ। तो अंग्रेजों की नीतियों के कारण यहाँ का पूरा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है और यहाँ पे जो कल्चर है उसको किस तरह से तोड़ा गया, वो भी हमने देखने की कोशिश की अभी तक के क्लासेस के अंदर। ओके, अब देख लेते हैं व्हाई डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल रूलिंग क्लास। मैंने बताया कि ये राजा जी अब नहीं रहते हैं, राजा जी इसको हटा दिया गया। The new middle class was fond of English goods। पौवे की जगह एग्जाम्पल स्कॉच का याद रखिएगा, आपको जो भी याद रहता है वो याद रखिए। ओके, the industrial revolution took place in England as a result of industrial revolution there was an influx of machine goods। यहाँ पे जो मशीन गुड्स थे वो एक के बाद आने लग गए, एंड एज अ रिजल्ट हमारे जो ट्रेडिशनल गुड्स थे, जो हैंडीक्राफ्ट थे, दे कुड नॉट कम्पीट अगेंस्ट द मशीन गुड्स। वो कम्पीट नहीं कर पाए। ऊपर से यहाँ का जो डोमेस्टिक मार्केट था वो भी खत्म हो गया। यूनिलेटरल फ्री ट्रेड पॉलिसी, ऑल दिस वाज डन विदाउट कंपनसेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ मशीन इंडस्ट्री। सो फ्रॉम बीइंग अ नेट एक्सपोर्टर, इंडिया बिकेम अ नेट इंपोर्टर। एक टाइम के ऊपर हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट किया करते थे, उसकी जगह हम लोग नेट इंपोर्टर। तो इंडिया की जो मेन इकोनॉमी का जो सोर्स था, एक था एग्रीकल्चर और दूसरी थी इंडस्ट्रीज। उसको पूरी की पूरी तरह से कॉलोनियलिज्म ने तबाह कर दिया। हाउ डिड इट अफेक्टेड द एग्रीकल्चर? द एग्रीकल्चर गॉट अफेक्टेड ड्यू टू द लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। द इंडस्ट्रियलाइजेशन और द इंडस्ट्रीज इन इंडिया गॉट अफेक्टेड ड्यू टू different policies and political rule by the British in India। ओके, तो कहीं ना कहीं से प्रश्न आएगा मेंस के अंदर, तो आप लिख पाओगे। ओके, अब दूसरा हम लोग को जानना यह है कि खाली अंग्रेज अकेले जिम्मेदार थे, वर द ब्रिटिश ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस? तो हमको लिखना है नो।
देयर वाज सम इनहेरेंट इंटरनल वीकनेस। यहाँ पे अंदरूनी भी थोड़ी बहुत हमारी जो स्टेट था, यहाँ की जो सिस्टम थी, उसके अंदर कमियां रह गई, और इसी के कारण वो ताली दो हाथ से बनती है। जनरली यूपीएससी के अंदर एक मुद्दा बहुत अच्छा है कि अगर आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से पॉलिटी के अंदर कहीं कोई क्वेश्चन पूछ दे, इकोनॉमी के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, सोशल सिस्टम के अंदर, तो एक है ना कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहते हैं, ऑल एज आर बी, है ना, आप रीजनिंग के अंदर पढ़ते हो ना सब, तो उसके अंदर ऐसा बोला है ऑल एज आर बी, मतलब सब ए बी के इक्विवेलेंट है। तो वैसे ही यूनिवर्सल अफर्मेटिव ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। अगर आपको कोई भी प्रश्न मेंस के अंदर पूछे और आपको जनरलाइज करके उसको लिखना है और मुद्दे याद नहीं आ रहे, तो आप एक पॉइंट ठोक के आओगे, वो है ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, हर एक चीज के ऊपर आप अंग्रेजों को जिम्मेदार ठहरा सकते हो। बोले इंडिया के अंदर ये चीज छोड़ के गया सब अंग्रेज, ये छोड़ के गया अंग्रेज, ये छोड़ के गया अंग्रेज। ओके, इनहेरेंट वीकनेसेस है ब्रिटिश रूल की, तो इट कैन बी अप्लाइड इन एनी ऑफ द आंसर फॉर्म्स जनरली। बट हमको ये जानना है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से कि खाली अकेला ब्रिटिश रूल जिम्मेदार नहीं था। देयर वर सम इंटरनल वीकनेसेस व्हिच वाज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर दिस डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसको जानने की कोशिश करते हैं। पहला वो है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स फेल टू फाइंड अ न्यू मार्केट। अब आप समझिए कि जनरली ऐसा बोला जाता है, अगर आप कैपिटलिस्टिक थॉट को थोड़ा बहुत फॉलो करते होगे, तो ऐसा बोलता है कि इफ यू विल प्रोड्यूस एनीथिंग, तो वो आपकी जो मैन्युफैक्चर गुड होगा वो अपने आप अपना मार्केट ढूंढ लेगा। दिस वाज सेड बाय एडम स्मिथ, ओके, जो एन इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो स्कॉटिश फिलोसफर थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, जो पूंजीवादी विचारधारा के बहुत ही प्रबल विचारक बोले जाते हैं। तो उनका मानना यही था कि आप कुछ भी बना दीजिए, बनाने के बाद वो अपने आप उसको मार्केट मिल जाएगा। हुआ ये है कि हमारे लोगों ने मार्केट ढूंढने की कोशिश ही नहीं। आपको थोड़ा बहुत प्रयत्न तो करना पड़ता है ना। हमारे लोगों ने ऐसा हुआ कि हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स थे, दे आर वेरी मच हैप्पी, बोले हम मिल रहा है ना, थोड़ा बहुत खाई पिन चाली जाए आप लोग गाड़ू, तो क्या बार बार सोचना जरूर पड़े। बट इंपॉर्टेंट, अगर आप बिजनेस की अगर आप ट्रिक थोड़ा बहुत फॉलो करोगे, तो यू हैव टू कीप ऑन इवॉल्विंग। अगर आपने इवॉल्व नहीं किया ना, तो कोई ना कोई आपका मार्केट लेके चला जाएगा। कंपिटिटर्स होते रहते हैं। इंडियन मैन्युफैक्चर के साथ भी यही हुआ, दे डिड नॉट एक्सप्लोर अदर कंट्रीज एंड कंटिनेंट्स। सो एक होता है ना एडवेंचरस ट्रेडर का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट। कितने यूरोपियंस आए इंडिया के अंदर, कितने सारे लोग आए, चाइना से आया, अफ्रीका से आया, इब्ने बटूता अफ्रीका से आया, मोरक्को से आया था। इब्ने बटूता बगल में जूता कहते तो करता है फुर फुर फुर। ओके, सो ही केम फ्रॉम मोरक्को, घूमते 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 इंडिया आ गया। थोड़ा इंडियन सोसाइटी को जाने, वो एडवेंचर, वो तूफानी करने वाला जो क्रेज था ना, वो तूफानी करने वाला क्रेज हमारे लोगों के अंदर नहीं था। ऊपर से वी वर रिलाइड फॉर अवर मार्केट्स ऑन द यूरोपियन एंड द अरब पीपल। यू सी कि हम लोग ने ओवर डिपेंडेंसी कर दी इनके ऊपर, यूरोपियंस के ऊपर। हम लोग कब से इनके ऊपर रिलाई कर रहे थे, बोले ये लेके जा रहे हैं ना, बेच रहे, बेचने देना। अरे डायरेक्टली ब्रांच खोलो भाई साहब, तो अच्छा विकास हो जाएगा, बीच में इंटरमीडियरी चला जाएगा। दिस वाज द काइंड ऑफ इंटरमीडियरीज। इनहेरेंट वीकनेस ऐसी हो गई कि हम लोग नहीं ढूंढ पाए। हमारे यहाँ के जितने भी ट्रेडर्स थे या ट्रेडर्स को पेट्रोनाइज करने वाला जो रूलिंग क्लास था, उनकी भी जिम्मेदारी होती है। वास्को दा गामा को पीछे जो ढूंढने वाला राजा, वो राजा था, बोले जा भारत ढूंढ के लेके आ, वरना ठीक है डंडे पड़ेंगे आपको। तो एक दो बार जो वास्को दा गामा जब वापिस आ जाता है, तो उसको तीसरी बार बोलता है कि भारत से ढूंढे बिना वापिस मत आना। बोले ना होगा तो लड़ी ना जाए, तू चिंता ना करो, ओके, सोधी ना हो भारत। इंपॉर्टेंट यही रहता है आपको, द इंडियन रूलर्स फेल्ड टू मेक एनी एफर्ट फॉर एनी ट्रेड पॉलिसी। मैंने बताया कि हमारे जितने भी इंडियन रूलर्स थे, जितने भी प्रिंसेस स्टेट्स के राजा थे, वो खुद ही एक व्यापार की तौर के ऊपर कोई नीति नहीं डेवलप। अगर आपको अच्छा शासन चलाना है, तो आपकी बहुत सारे विषयों के अंदर नीति होनी चाहिए। आपकी संरक्षण नीति होनी चाहिए, विदेश नीति होनी चाहिए। विदेश नीति और संरक्षण नीति नहीं थी, इसके कारण सब्सिडरी अलाय बन गए। तो यहाँ व्यापार के रूप में भी इनकी कोई नीति नहीं थी। एज ए रिजल्ट यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। दे यूज्ड टू फोकस ओनली ऑन वन थिंग, बोले लैंड रेवेन्यू कहाँ से, लैंड रेवेन्यू कहाँ से आता है, उसके ऊपर ही फोकस किया। रेदर दे शुड हैव थॉट ऑफ कि भाई मेरे यहाँ पे ये 3-4 कारीगर अच्छा बना देते हैं, तो इनको 2-4 और मार्केट मिल जाएंगे, तो अच्छा विकास हो जाएगा। बट इन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं। इनका तो यही था, बोले घास हो गया तो घास के ऊपर भी हम लोग रेवेन्यू पूरा का पूरा करेंगे। टीपू सुल्तान एक एक्सेप्शन था। टीपू सुल्तान के बारे में अगर आप पीछे की स्लाइड देखोगे, तो ही ट्राइड टू डेवलप ट्रेड रिलेशंस विद यूरोप एंड अफ्रीकन कंट्रीज। टीपू सुल्तान ने थोड़ा बहुत ट्राई किया, बट एक राजा करके क्या करेगा। आपका कोहेरेंट जितने भी और भी स्टेट्स है उनको भी करना चाहिए, वो तो नहीं कर पाया। तीसरा मुद्दा यहाँ पे देखने को मिलता है दैट द इंडियन स्टेट्स दे
didn't had the priority of developing navy. इसमें भी टीपू सुल्तान एक्सेप्शन हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट जो आपका जो मुगल एम्पायर हुआ करता था, इनकी सबसे बड़ी इनहेरेंट वीकनेस यही रही है। अगर नेवी आपने डेवलप की होती और बहुत ही स्ट्रांग नेवी, तो आप अपनी कोस्टल एरियाज को सिक्योर कर पाओगे। कोस्टल एरियाज को सिक्योर कर पाओगे, इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश गुड्स इंडिया में आ पाएगा। पोर्चुगीज के पास यही फायदा था ना, कार्टेज सिस्टम। फिटोरियाज एंड कार्टेज क्या था? कार्टेज समुद्र के अंदर था, फिटोरियाज यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स के ऊपर पूरे के पूरे बैरियर्स लगा दिए गए थे, पूरे ट्रेड टैक्स भर के जाना पड़ेगा। द रीजन फॉर द अंडर डेवलपमेंट ऑफ नेवी बाय द इंडियन किंग्स, इसके कारण ही यहाँ के जो पूरा का पूरा मोनोपोली था कोस्टल ट्रेड का, वो सब यूरोपियंस लेके बैठ गए। If the coastal trade would have been under Indian control, then it would have been difficult for the Europeans to penetrate India. और उनका सामान जो आसानी से मिलता जा रहा था ना, वो नहीं मिला। अगर उनका सामान नहीं मिल पाता, उसका मतलब ये है कि इंडिया के जितने भी गुड्स है उसका मार्केट वैसा का वैसा ही रहता। सो इम्पोर्टेंट हमको ये देखना है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे जो फोर्सेस थे, वो ब्रिटिशर्स वर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल, बट देयर वर सम इनहेरेंट वीकनेसेस into the Indian economic structure as well. और ये इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आपकी पॉलिटी के साथ रिलेट करेगा। नेवी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने ये हिस्ट्री बताती है कि जो जो लोगों ने इंडियन ओशन के ऊपर रूल किया है, उसने भारत के ऊपर रूल किया, चाहे पोर्चुगीज हो या आपके यूरोपियंस हो। एंड द रिजल्ट वी आर कंटिन्यूसली डेवलपिंग अवर नेवल आर्म। हमारी नेवी को बहुत अच्छी तरह से डेवलप कराया जा रहे हैं। ब्लू वाटर नेवी, हम लोग उसको जो पूरा का पूरा उसका जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, फार तक हमारी नेवी की प्रेजेंस रहेगी इंडियन ओशन के अंदर खास करके। ओके, हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ब्रेक लेना है 5 मिनट का।